जय हिंद दोस्तों। आज हम 3 अगस्त के विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। आज कोई खास न्यूज़ तो है नहीं, बट फिर भी हम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी देखेंगे और इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन आइस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के लिए। देखो, इंडिया रिसेंटली इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। अभी ये क्या है, तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर कोई पार्टिकल टेक्नोलॉजी या फिर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का यूज़ करते हैं एज अ वेपन, या फिर कोई भी टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए। ओके, ये होगी बेसिक डेफिनेशन, बट एक्चुअली इसका यूज़ क्या है उससे ही आपको पता चल जाएगा। जैसे सबसे पहले आती है हाई एनर्जी लेज़र्स। आपने देखा होगा, कहीं पे देखा तो हमारे पास ऑलरेडी एक काली थी, वेपन है हमारा, उसमें एकदम हाई इंटेंस लेज़र निकलती है और वो लेज़र जाके किसी को भी ब्लास्ट कर सकती है, तोड़ सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, अभी हम काम कर रहे हैं दुर्गा पे। हम इधर शायद लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, देखिए दुर्गा 2 हमारा प्रोजेक्ट है। एकदम हाई इंटेंस लेज़र निकलेगी और वो किसी को भी तोड़ देगी। जैसे वो बच्चों वाली लेज़र होती है सेम, बट एकदम ही बड़े पैमाने पे इसे सोच लीजिए। ठीक है, बट इसका दिक्कत क्या होता है लेज़र का, अगर बहुत ज़्यादा रेन और फॉग है तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी और इफेक्टिवनेस भी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर है माइक्रोवेव वेव्स को हम यूज़ करते हैं, हाई पावर माइक्रोवेव्स को। इससे क्या हम करेंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा उसको हम बंद कर सकते हैं, दैट्स इट। फिर मिलीमीटर वेव्स, ये देखो थोड़ी सी काम की है। अभी मिलीमीटर वेव्स क्या होती है, देखो एग्जांपल भी क्या, क्राउड कंट्रोलिंग। इससे क्या होता है कि समझ लीजिए कोई हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहीं पे इकट्ठा हुए हैं और हम मिलीमीटर वेव्स उसके ऊपर छोड़ते हैं ना, तो उनको बर्निंग सेंसेशन होगी। जैसे उनको लगा कि हमारी स्किन बर्न हो रही है, बट एक्चुअली बर्न हो नहीं रही है, बट ऐसी फील आएगी। ये मिलीमीटर वेव्स करवाता है। साथ ही साथ इससे ये भी पता चल सकता है कि क्राउड या फिर कोई भी पर्सन है, उसके कपड़ों के अंदर क्या है। जैसे कोई फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन रखा है या फिर कोई लेज़र रखा है, कोई कोई गन रखी हुई है, तो वो इससे पता चल जाता है मिलीमीटर वेव से। तो ये काफ़ी काम की है। फिर है पार्टिकल बिम वेपन। इसमें क्या करते हैं, हाईली इंटेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ करते हैं और इससे वो किसी भी चीज़ को डैमेज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी पार्ट हैं डायरेक्टेड वेपन, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के। और आपको ये कहीं ना कहीं आपने देखे ही होंगे, ये किसी ना किसी को तो डेफिनेटली देखा होगा। चलिए, काम क्या हमें आएंगे एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली मिलिट्री में काम आएंगे ही आएंगे, फिर लॉ इन्फोर्समेंट में काम आएंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी में काम आएंगे और स्पेस ऑपरेशन में भी काम आएंगे। ये दो तो आप समझ ही गए होंगे। अभी स्पेस ऑपरेशन में कैसे काम आएंगे, तो कोई भी सैटेलाइट है, उसके सामने कुछ आने वाला है, समझ लीजिए सैटेलाइट जा रही है, उसके आगे कुछ ब्लॉकेज है, तो हम इसका यूज़ करते हुए उसको तोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, डेब्रीज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्ट सैटेलाइट्स फ्रॉम डेब्रीज। बाकी ये ऊपर वाले लॉ इन्फोर्समेंट आप समझ गए कैसे मिलीमीटर वेव से क्राउड कंट्रोलिंग हो रही है। तो लॉ इन्फोर्समेंट मिलिट्री डिफेंस में भी हम कैसे लेज़र का यूज़ करते हुए दूसरों को तोड़ दे रहे हैं। फिर मिलीमीटर वेव को यूज़ करते हुए विद इन क्लॉथ्स उन्होंने क्या कोई छुपा के रखा है, गन या फिर बॉम्ब, कुछ भी हम पता कर सकते हैं। ओके, अब ये सारी की सारी है जो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो सबसे पहले ये क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसके ऊपर यूपीएससी ने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर 2023 2024 दोनों में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस इमेज को जूम करिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो है ऐसे ऐसे हमने मार्क किया हुआ है। अभी कोई भी दो ये होती है, ये कोई वेव होती है। ठीक है, जैसे समंदर में वेव आती है वो वेव है। अभी ये पॉइंट है और जो ये नीचे का पॉइंट है, आप किसी को भी मान लीजिए। अब ये जो वेव का ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ओके, अब ये क्रेस्ट समझ लीजिए, एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है, ठीक है, जितनी लेंथ का डिस्टेंस है वो हो जाएगा वेव लेंथ। ठीक है, कि कितनी लेंथ है दोनों के बीच में, तो वेव लेंथ। या फिर दो ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ का, तो वेव लेंथ। ठीक है, यानी कि कितना डिस्टेंस में है वो वेव लेंथ बताएगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, तो यही वेव कितनी फ्रीक्वेंट है, मतलब एक दूसरे के एक आने के बाद कितनी जल्दी दूसरी आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी है, वो है फ्रीक्वेंसी। अभी समझ लीजिए कितना नज़दीक नज़दीक है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, और इतना दूर दूर आ रही है तो ये लो फ्रीक्वेंसी है। ओके, और फिर अगर यही है
इसकी जो फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है, कि एक वेव और दूसरी वेव के बीच में बहुत ही लंबी लेंथ मिल रही है, और फ्रीक्वेंट है तो आप खुद देखिए ऐसे ऐसे अगर आएगी तो देखो लेंथ बहुत कम हो जाएगी ना। ओके, तो यही है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ़र्क क्या पड़ता है, तो जितनी ज़्यादा कोई वेव फ्रीक्वेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी हाई है उसकी एनर्जी भी हाई है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम है। ओके, अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे इस स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो एक कोड है सिंपल सा, GXUVIMR, GXUVIMR। इससे आपको पता हमेशा याद रह जाएगा, बस आप 2-3 बार रट्टा मार लीजिए GXUVIMR, GXUVIMR, ये आपका कोड हो गया। अभी जो गामा है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली है और लोएस्ट वेवलेंथ है, वैसे ही जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे ऐसे वैसे 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 बढ़ जाएगा। ये आपने फ़ोटो देख लिया है, ठीक है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ओके, तो इसी का हम यूज़ करते हैं, आप याद रख लेना, यूपीएससी ने पूछ लिया तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। चलिए अभी इस फोटो को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एडवांटेज, अब फिर से हम न्यूज़ पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन हमने देख लिया था, एडवांटेजेस हमें क्या मिलेंगे, तो जो हमारे कन्वेंशन वेपन है उसके साथ साथ ये भी जुड़ जाएगा, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर देगा, क्योंकि हमें फिजिकल वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर जो हमारे एडवांटेज है कि प्रिसीजन बढ़ जाएगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ जाएगी। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, तो लेस इफेक्टिव ऑन फारदेस्ट डिस्टेंस। हाँ भाई, कोई भी वेवलेंथ होती है, अब जितना ज़्यादा बढ़ते जाओगे, दूर होते जाओगे, उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। और मैंने बताया नहीं, ये फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती है ना उतनी उसकी रेंज कम होती है, और जितनी वेवलेंथ बढ़ी यानी कि फ्रीक्वेंसी कम उतनी उसकी रेंज ज़्यादा। जैसे कि 5G होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए स्पीड ज़्यादा, और 3G देखो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है बट वेवलेंथ बड़ी है तो उसकी रेंज ज़्यादा मिलती है। इसीलिए समझ लीजिए आप 5G वाईफाई के पास बैठे हो तो आपको स्पीड अच्छी आएगी बट उसकी रेंज कम होगी 5G की, जबकि 4G में स्पीड कम है बट रेंज ज़्यादा है। ओके, सेम यहीं पे भी होता है। फिर वाइडर बीम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बीम को असेट करना सबको अफेक्ट कर सकता है, वेदर इट इज़ फ्रेंड और फो। उधर फिर वो एनर्जी गई तो गई। आगे हाईली इफेक्ट ऑन पीपल को भी इफेक्ट करेगा। स्टेप्स क्या क्या लिए हमने लिए, तो हम दुर्गा 2 प्रोजेक्ट में लेज़र वाला वेपन बनाने वाले हैं। फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन हम 2 किलोवाट के बनाएंगे बाई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि नया थ्रेट्स होगा ड्रोन के लिए कि वो ड्रोन को काउंटर करेगा। फिर लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर हमने बनाया हुआ है जिसमें DRDO यही काम करता है, यही वेपन बनाने का। ओके, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट टाइम चला गया बट इट्स फाइन, दूसरी न्यूज़ में वैसे भी दम नहीं है इतना। फिर नीति आयोग ने पब्लिश किया है रिपोर्ट सी वीड को लेके। अभी सी वीड हमें कैसे काम आ सकती है, वीड आपको पता है सी वीड क्या होती है, वो एल्गे टाइप होती है जो समुंदर में, लेक्स में हमें देखने को मिल जाती है। ओके, देख लीजिए सी वीड क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मरीन प्लांट्स, मैक्रो एल्गे एंड थ्राइव ऑन अ रिवर, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज। ओके, सी वीड का पोटेंशियल है कि वो इंडिया के पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर, फिशिंग एक्वाकल्चर 1.5% ऑफ इंडिया GDP कंट्रीब्यूट करता है। ओके, 1.5 बहुत बड़ा बात है। बेनिफिट्स क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है सीवीड फार्मिंग के, इकोनॉमिक वैल्यू, पैसा आएगा भाई सबसे बड़े, क्योंकि सीवीड जो है वो फूड में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। फिर एनवायरनमेंट में सीवीड सबसे ज़्यादा तो नहीं बट कार्बन को एब्जॉर्व करता है, तो कार्बन सिक्वेस्टर है, और कार्बन सिक्वेस्टर है तो क्लाइमेट के सामने रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, हम सामना कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल इम्पेरेटिव्स क्या क्या है, तो जो सीवीड कंज्यूम करते हैं डेफिनेटली कोई करना कोई बहुत सारे लोग इंडिया में करते हैं और ये एक्सपोर्ट भी होता है विदेश में हमारा। इससे विटामिन A, B1, B12 ये सब हमें मिल जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो विटामिन है वो नॉनवेज में होते हैं, फिश, श्रिम्स। सेम 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 आप सीवीड में भी ले सकते हो, तो इसीलिए अगर कोई वेजिटेरियन है उसको यही चाहिए तो सीवीड कैन फुलफिल दैट नीड। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले हमने कोई फ्रेमवर्क बना के ही नहीं रखा है वही सीवीड के लिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीड, इतने सीड हमारे पास नहीं मिलते हैं, और इकोलॉजिकल कंसर्न है ही, जैसे कि कोरल रीफ्स। कैसे कोरल रीफ को ये इम्पैक्ट करेगा, तो भाई अगर ज़्यादा एरिया में फैलता जा रहा है
तो दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए जगह नहीं बचेगी, साथ ही साथ कोरल रीफ के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ओके, रिकमेंडेशन क्या है सीवीड फार्मिंग के लिए? तो हमें एक फॉर्म करना चाहिए नेशनल स्टेयरिंग कमेटी, और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग भी सीवीड के लिए चालू करना चाहिए। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्रीज़ करना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और मोबिलाइज करना चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, तो सीड बैंक हमें करनी चाहिए और मार्केटिंग सेंटर्स बनाने चाहिए। ओके, ये जो है ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। आप किसी दूसरे आंसर में भी यही सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, उल्टा मत कर देना कि जहाँ पे ऑलरेडी कोई कमेटी बनी हुई है, पीएसएल ऑलरेडी दिया जा रहा है, उधर आप ये लिख के आओगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया होना हमेशा ज़रूरी है, और चैलेंजेस भी बेसिक है, यू कैन यूज़ इट। ओके, स्टेप्स क्या क्या लिए हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। चैलेंजेस, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस आप ऐसे भी लिख दोगे, आपकी आंसर राइटिंग की आदत होगी, हो जाएगा। हमेशा आपको टॉपिक की डेफिनेशन और इनिशिएटिव याद रखने होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इधर है पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसमें हम यही फोकस करते हैं कि फिशरीज़ और एक्वाकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए। इसका एक टारगेट ये भी है कि हम 1 मिलियन टन सीवीड प्रोडक्शन करेंगे बाय ईयर 2025। फिर हम DV के सारस्वत कमेटी बनाई थी, जिनकी रिपोर्ट आई है सीवीड के चलते ही। ओके, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर ऑफशोर कल्टीवेशन सीवीड का हम करेंगे स्टार्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, अटल सेंटर। ओके, जाने दीजिए, ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइलैंड, न्यूयॉर्क असोटी। ओके, फिर GIS बेस्ड पोर्टल हमारा है, जो कि मैप्ड करेगा कि सीवीड कल्टीवेशन की साइट कौन कौन सी और कहाँ पे हो सकता है। ओके, एक्सीलेंट। देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है, सीवीड पोटेंशियल, और अगर नीति आयोग रिपोर्ट ला रहा है तो काम का भी है, तो आपको डेफिनेट इसका होलिस्टिक व्यू पता होना चाहिए, और बेसिक आइडिया तो डेफिनेटली होना चाहिए। और ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स के ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आगे, फिर बोला है FDI फ्रॉम चाइना कुड बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट। अभी देखो चल क्या रहा है कि जब से कोविड-19 आया था उसके बाद से सब लोग जो भी बिजनेसेस चाइना में वर्क कर रहे थे, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए एप्पल, ठीक है, एप्पल की चाइना में कंपनी थी, और उधर से ही जो भी हमारे फ़ोन्स या ईयरफोन जो भी आता था वो चाइना से आता था। पर अभी क्या हुआ है, आफ्टर कोविड-19 और US चाइना का जो ट्रेड वॉर चला, और चाइना में क्या है, लेबर कॉस्ट भी हाई होते जा रहे हैं, तो उसके चलते हर एक कंपनी चाहती है कि वो चाइना के अल्टरनेटिव भी एक मार्केट रखे अपना, चाइना +1 मार्केट अपना रखे। तो सब लोग उसके लिए किसको डेस्टिनेशन देख रहे हैं, तो इंडिया को, कि चाइना के बाद अगर कोई मार्केट है जो हमें अच्छी मिल सकती है तो वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास सेम इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उतना चाइना के जैसा हम बना रहे हैं, हमारे पास लेबर भी है और बड़ी मार्केट भी है। ओके, तो इसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं चाइना +1 स्ट्रेटेजी, कि चाइना के साथ कोई और डाइवर्स मार्केट, अलग मार्केट भी हम साथ में रखें। तो इट्स प्रैक्टिस रिफर्स टू इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी इन चाइना कपलिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड फैसिलिटी। ओके, वही है, क्यों, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी, US चाइना राइजिंग लेबर कॉस्ट। ओके, पहले इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं ऑलरेडी, तो मैक्सिको है, वियतनाम है, ताइवान है, कोरिया है। हमारे जो पोटेंशियल चैलेंजर्स हैं वो वियतनाम और ताइवान है, ठीक है, कोरिया भी है बट ज़्यादा वियतनाम और ताइवान है। हम चाहते हैं कि इन दोनों के ना चलते हुए हम ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ इस चीज़ का। ओके, इंडिया क्या चाहता है कि भाई चाइना में पहले क्या होता था कि हम चाइना से प्रोडक्ट कोई खरीदते थे, फिर उसी प्रोडक्ट में कोई एडिशन करते थे, उसको एक्चुअली अच्छा बनाते थे, फिर वापस चाइना को ही बेच देते थे। अभी हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और क्या हो कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर है, अगर चाइनीज़ लॉबी बंद हो रही है तो वही इन्वेस्टर यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करे, और हम यहाँ पे ही अपनी कोई कंपनी ही बना दें, इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पे बनाए, और फिर इधर से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो। ऐसा ना हो कि किधर से लाएं और फिर एक्सपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे हो और एक्सपोर्ट भी यहाँ से हो, इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वही है, ट्रेड डेफिसिट के चलते हम चाहते हैं कि चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्ट करे इंडिया में फॉर एक्सपोर्ट, और डायरेक्ट फाइनल गुड ही एक्सपोर्ट हो इंडिया से, और इससे FDI भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। डेफिनेटली FDI मिलेगा तो हम दूसरा भी फ़ायदा कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है भाई, इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट रहते हैं चाइना के साथ हमारे, तो चाइना चाहता है कि वो सुप्रीम पावर बना रहे इस रीजन में। फिर सिक्योरिटी रिस्क है, अगर कोई चाइनीज़ इन्वेस्टर यहाँ पे आता है तो चांसेस है कि यहाँ की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होगा वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि उनकी एक रूल बुक है, उसमें ही यही लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी बाहर काम कर रही है
तो उसका ये जिम्मेदारी है कि वो नेशनल इंटेलिजेंस लॉ या फिर नेशनल इंटेलिजेंस बॉडीज़ है उसके साथ कॉपरेशन करे, वो जो पूछे वो आपको बताना है। इसलिए डेफिनेटली चांसेस है कि एस्पियोनेज हो जाएगी, यानी अपनी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। फिर चाइना खुद पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो अपने ज़्यादा सपोर्ट काम का होगा ऐसा ज़रूरी है नहीं। ओके, इंडिया चाइना के रिलेशन क्या है, तो हम 1.8 बिलियन का ट्रेड करते हैं। डेफिनेटली हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से, इसीलिए हमारी ट्रेड डेफिसिट है 85 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट क्या होती है समझ लीजिए, कोई कंट्री पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 मिलियन का और इंपोर्ट कर रहे हैं 200 मिलियन का, ठीक है। तो जो 100 मिलियन का गैप है ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये हमारा इंपोर्ट है। तो 100 मिलियन का गैप है ना, हम 100 मिलियन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो वो 100 मिलियन हो जाएगा हमारा डेफिसिट, ठीक है। और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते तो ये उल्टा होता तो कि भाई एक्सपोर्ट 200 करते और इंपोर्ट 100, तो जो 100 होती वो हमारी सरप्लस हो जाती, ठीक है। 100 ट्रेड सरप्लस। अगर आपकी ट्रेड सरप्लस है तो फ़ायदा है, और ट्रेड डेफिसिट है तो नुकसान है, क्योंकि फिर आपको डिपेंडेंट बना सकता है। अगर चाइना के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो सोचिए आप, हम इतना सारा 85 बिलियन जितना डेफिसिट है, ये हम गुड्स कहाँ से लाएंगे, दिक्कत हो जाएगी हमें। सेम चाइना को भी दिक्कत है कि फिर इतने सारे वो गुड्स का करेंगे क्या, किसी को तो बेचना पड़ेगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफडीआई क्या है, चाइनीज़ से एफडीआई हमारा आता है बट सिर्फ 1% भी नहीं आता, 0.3% के आसपास है, तो बहुत कम है। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, हम पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कोई भी सस्ता प्रोडक्ट, चाइना में कोई प्रोडक्ट 2 रुपये में बन रहा है और हमारे यहाँ पे वही प्रोडक्ट 10 रुपये में बन रहा है, तो चाइना तो हमें 5 रुपये में भी बेच देगा ना। बट वो अगर 5 रुपये में भी बेचेगा तो भी जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हैं जो कि 10 में बना रहे हैं, फिर वो तो किसको बेचेंगे, किसी को बेच ही नहीं पाएंगे, राइट। इसीलिए वो सस्ती चीज़ हमें ना दे दे अपने देश में, डंप न कर दे, इसको ही हम रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। इसलिए जो 5 रुपये वाली प्रोडक्ट हो उस पर हम टैक्स लगा देंगे और उसको भी 10 रुपये तक लेके आ जाएंगे, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए बाहर की प्रोडक्ट में और हमारे यहाँ की प्रोडक्ट में। ओके, फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी हैं कि कोई बुरी क्वालिटी वाले हम अंदर नहीं आने देंगे। ओके, दैट्स इट। ये भी डायरेक्टली कुछ काम का नहीं है बट आप इनडायरेक्टली पॉइंट हर जगह यूज़ कर सकते हैं। फिर हम कॉरिडोर्स बना रहे हैं नए। कॉरिडोर क्या होता है, रोड कॉरिडोर, नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। बड़े बड़े रोड बना दिए जाएंगे, बड़े बड़े नहीं होते, 4 लेन ज़्यादातर रोड होते हैं बट एकदम क्लीन होता है, जहाँ पे बड़े व्हीकल को आना अलाउड नहीं है। बस ऐसे बहुत सारे रोड ऑलरेडी बने हुए हैं और इस रोड्स पे आप मोर देन 100 की स्पीड पे ही चलाए। वहाँ पे मिनिमम लिमिट ही लिखी होती है 100, 120, 140। तो इस अगर आप इधर रोड पे चला तो आपका लॉजिस्टिक बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन की एक जगह से दूसरे जगह वो कम हो जाएगा। ओके, क्या बोला है कि भाई हम नए बनाएंगे 936 किलोमीटर के रोड, 50,000 करोड़ का खर्चा करेंगे, पीपीपी मॉडल में हम बनाएंगे। हाईवे डेवलपमेंट इंडिया में कितना फास्ट, तो पहले 2014 से 2024 तक 1.6 टाइम्स ज़्यादा हम बना रहे हैं पहले के मुकाबले। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हमारा 50,000 पहले था 2014 के आसपास, अभी हमारा हो गया 3.1 लाख करोड़, ह्यूज। इसका बेनिफिट हमें क्या होने वाला है तो भाई जैसे एक एग्जांपल दिया है कि आगरा ग्वालियर कॉरिडोर जो बन रहा है, आगरा से ग्वालियर जोड़ता हुआ, उसके चलते 7% हमारे डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और जो टाइम है लगने वाला वो 50% तक कम हो जाएगा। समझ लीजिए आगरा ग्वालियर को पहले लग रहे थे 10 घंटे, अभी लगेंगे 5 घंटे, बहुत कम हो जाएगा। आगे फिर टूरिज़्म, तो थराद अहमदाबाद बोला है कि जो लाइन में जितनी भी आ रही होगी उधर टूरिज़्म भी बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल दिया है थराद अहमदाबाद के कि गुजरात का टूरिज़्म आ जाएगा, रानी की वाव, अंबाजी टेम्पल, और राजस्थान का भी आ जाएगा, मेहरगढ़ फोर्ट, दिलवारा टेम्पल्स एक्सेट्रा। अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन कौन से, तो हमारी जीडीपी को ये बूस्ट करेगा, और कितनी करेगा, अराउंड 2.5 to 3%, ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें क्या है कि समझ लीजिए हम 1 रुपये स्पेंड करते हैं, सिर्फ 1 रुपये, तो हमें मिलेगा कितना इन रिटर्न, 2.5 to 3। तो ये बहुत अच्छा है। हम ये जो 3 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं ना, तो उसका रिटर्न कितना मिलेगा, तो 6 लाख करोड़ से 9 लाख तक करोड़ तक का रिटर्न मिल सकता है, तो इट्स गुड। ओके, अभी काम की न्यूज़ क्या है
कि ये जो भी रोड बन रहे हैं वो बन रहे हैं पीपीपी मॉडल में। अभी पीपीपी मॉडल क्या होता है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनीज, और पार्टनरशिप मतलब दोनों की पार्टनरशिप। ओके, इसमें अलग अलग मॉडल में हम बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है बीओटी मॉडल, एक है एचएम मॉडल, एक है ईपीसी मॉडल। बीओटी में क्या है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने रोड बनाया, ठीक है, अपने खर्चे पे रोड बनाएगी एबीसी। फिर वो कंपनी 20 साल तक उससे टोल टैक्स कलेक्ट करेगी, और 20 साल तक रोड, ऐसा कोई भी ईयर निश्चित कर दिया जाता है कि 20 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, कि 20 साल तक उसने टोल टैक्स कलेक्ट किया और 20 साल हो गया उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट को कि ये लो अब रोड की ओनरशिप आपकी। तब तक रोड को मेंटेन करने का, बनाने का सब कुछ कॉस्ट जो भी होगा वो एबीसी का होगा। उसे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो 20 साल में वो पूरा खर्चा वसूल कर लेंगे। दैट्स इट। अभी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल HAM, वो क्या होता है? तो इसमें सेम अगेन एबीसी कंपनी रोड बना रही है, बट इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी और गवर्नमेंट हर साल उसे एक एन्यूटी देगी। टेन्यूर डिसाइडेड होगा कि भाई आपको 10 साल तक एन्यूटी मिलेगी, और हर साल को वो एन्यूटी देती रहेगी, गवर्नमेंट एक अमाउंट देते रहेंगे, वही बस। और इसमें जो भी ऑपरेशन की कॉस्ट होगी, मतलब रोड को मेंटेन करना, टूट फूट जाता है, कुछ भी होता है, तो वो एबीसी कंपनी ही करेगी, ठीक है, क्योंकि वो एन्यूटी ले रही है हर साल। ओके, फिर आखिरी आता है हमारा ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल क्या है कि भाई कंपनी ने बना दिया और आपको दे दिया, मतलब कंपनी बना देगी और गवर्नमेंट को दे देगी, और गवर्नमेंट उसके बदले उसको जो भी अमाउंट देना होगा वो अमाउंट दे देगी, मतलब डिसाइडेड होगा ऑलरेडी, वो दे देगी, बात ख़त्म। फिर उसका मेंटेनेंस करना वो सब जिम्मेदारी हो जाती है गवर्नमेंट की, ठीक है। ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, और इसमें प्राइवेट का भी फ़ायदा है और पब्लिक का भी फ़ायदा है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का। ओके, अभी देखो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बीओटी, एचएएम और ईपीसी कभी भी पूछे जा सकते हैं। बीओटी में कंपनी बनाएगी और कुछ टाइम तक टोल कलेक्ट कर लेगी। एचएएम में कंपनी बनाएगी और उसके बदले कुछ टाइम तक गवर्नमेंट से पैसा लेगी। और ईपीसी में कंपनी बनाएगी और एक बार में ही पूरा पैसा ले लेगी, उसका वक्त ख़त्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आरबीआई रिवाइज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट गाइडलाइंस। देखो आरबीआई ने क्या बोला है कि हर एक कंपनी या फिर कोई बैंक के पास होते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व। ये काम क्या करते हैं कि समझ लीजिए कंपनी का, बैंक का कोई इन्वेस्टमेंट था या फिर कोई डेट उधार था जो बैंक ने दे रखा था किसी को, अभी उससे रिटर्न आना बंद हो चुका है, और समझ लीजिए कि वो चला ही गया, एनपीए भी हो गया और विलफुल डिफॉल्ट भी हो गया, और बैंक को पता भी चल गया कि ये तो गया है, जैसे विजय माल्या। तो इसी के चलते जो भी उसका खर्चा होता है ना, वो बोलते हैं साइड में एक रिजर्व रखना पड़ता है उसको, उसके सामने कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था, तो उस 1 लाख करोड़ के सामने आप कुछ अपना रिजर्व रख दो ताकि जनरल पब्लिक को उसका नुकसान ना हो। वो होता है हमारे बेड रिजर्व। और सेम अगर डाउटफुल है कि यार लग रहा है कि पैसा आएगा नहीं, रिटर्न डाल तो दिया, इसको उधार दे तो दिया है, बट विजय माल्या देने नहीं वाला इन फ्यूचर, तो वो हो गया डाउटफुल, ठीक है। अगर ख़त्म ही चुका है तो बैड, और डाउट में है कि शायद आ भी जाए शायद ना, तो वो डाउटफुल। अभी इसी दोनों रिजर्व के चलते हम बैंकों को बोलते हैं कि आप कुछ अमाउंट साइड में रख दीजिए, ठीक है। समझ लीजिए बेड का 10 रुपया है जो कि ख़त्म हो चुका है, और डाउटफुल का 5 रुपया है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो हम बैंक को बोलेंगे इस 15 रुपये के चलते आप अपना साइड में रख दो 8 रुपया, जो कि इन फ्यूचर कोई डिसरप्शन आ जाएगा मार्केट में तो 8 रुपये आपके काम आएगा, क्योंकि वो 15 तो पता नहीं आए या ना आए, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व, जो कि बैंक रखती है अपने साथ, या फिर कोई कंपनी भी रख सकती है इन केस अगर उसका ऐसा क्राइटेरिया है तो। ओके, अभी न्यू नॉर्म्स क्या हैं आरबीआई के? आरबीआई ने बोला है जो आपका ये BDDR है, बैड डाउटफुल डेट रिजर्व, उसको आपको जो अपनी बैलेंस शीट होती है वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करना है कि ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि अगर वो विजय माल्या पैसे ले ना जाता तो आपको करना ही नहीं पड़ता ना, तो ये आपका एक्सपेंस है, उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको मेंशन करो। और जो भी आपका प्रॉफिट भी निकल रहा है एट एंड ऑफ द ईयर, उसमें से भी आप BDDR का प्रोविज़न को भी चेक रखो, ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट 10 करोड़ निकल रहा होगा तो उसमें BDDR जितना भी होगा उसको माइनस करेंगे फिर बताएंगे। ओके, बस यही नॉर्मल नॉर्म्स थे। अब इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गए हैं, NBFC भी आ गए, तो उसकी बात है कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी क्या होती है, तो वही जो ऑन्ड एंड ऑपरेट बाय मेंबर हो, सिमिलर एम हो जिनका,
ये रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है। कोऑपरेटिव बैंक में दिक्कत क्या है, तो 82% जितनी कोऑपरेटिव बैंक है वो वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में ही है। गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, इवन कर्नाटका में भी है। फिर ड्यूअल रेगुलेशन है कि कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, साथ ही साथ आरबीआई और नाबार्ड भी करती है। रूरल में है तो नाबार्ड भी करेगी, आरबीआई तो करते ही करती है। तो डुअल बर्डन है ना, कि दो दो अगर आपके लोग ऊपर बैठे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा काम काज करने में, कि दोनों अपना अपना डिमांड करेंगे कि ये आपने कंप्लीट किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। फिर एनपीए बढ़ता जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक का, और जो उसका रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। एडुकेट एवेन्यूज़ फॉर कैपिटल रेजिंग, उनको पता नहीं कि कहाँ से और पैसा लेके आए, रेवेन्यू के खाते कम होते जा रहे हैं। अब इस टैक्स स्टेप्स कौन से टेकन किए हैं हमने कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए हैं, जिसमें हम गवर्नेंस को, बैंकिंग को और अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लेके आए हैं नेशनल फेडरेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़। ये भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अर्बन ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम वही काम करेगा कि बैंक अच्छा काम करे। ओके, हो गया। फिर लास्ट न्यूज़ है बड़ी, उसके बाद छोटी न्यूज़ है। क्या बोला है कि इंडिया की टॉप 53 एप्लीकेशंस है, उसमें से 52, सिर्फ एक को छोड़ दो, वो सब डार्क पैटर्न का यूज़ करती है। हमने 2-3 दिन पहले या फिर पता नहीं शायद कल भी या परसों ही हमने डार्क पैटर्न देखा था। डार्क पैटर्न होता क्या है, तो पहले सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल चॉइस आर्किटेक्चर इम्पेयर्स द कस्टमर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस। मतलब क्या है कि उस तरीके से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना ताकि कस्टमर न चाहते हुए भी आपके ट्रैप में फंस जाए, जो आप करना चाहते हो वो हो जाए, कि गलती से कहीं वो क्लिक कर दे। इन शॉर्ट, कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ऐसे इंटरफेस डिज़ाइन करेगी कि कस्टमर ज़बरदस्ती या फिर अपनी इच्छा से उसमें फंसेगा ही फंसेगा और उसका नुकसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। सबसे पहले प्राइवेसी डिसेप्शन हो जाता है। देखा, आप कोई बहुत सारी ऐप यूज़ करते होगे, उसमें आपको मजबूरन पूछा जाता है कि भाई लोकेशन अपनी बताओ, वरना आप ऐप यूज़ वो नहीं कर सकते। तो ये डार्क पैटर्न ना, हम क्यों लोकेशन बताएं भाई आपकी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले लोकेशन ट्रैकिंग होती है, जैसे कि इसके साथ साथ आपका जो पर्सनल डेटा होता है वो भी वल्नरेबल हो जाता है। फिर इंटरफेस इंटरफेरेंस होता है। इस तरीके से इंटरफेस डिज़ाइन होता है कि जो उसके कुछ फीचर्स हैं वो आपको ज़बरदस्ती यूज़ ना करिए जाने। जैसे कि कोई कैशबैक आपको मिला है और उसको आपको अनलॉक करना है, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको मिलेगा ही नहीं कि भाई कैसे अनलॉक करना है। मेरे पास भी एक एप्लीकेशन थी, लेट इट बी, बट कैशबैक मेरे पास 1000-2000 हो गया था, पर मैं उसे अनलॉक ही नहीं कर पा रहा था। वो बोलते थे पहले ये करो वो करो, आप कर ही नहीं पाओगे इन शॉर्ट। फिर ड्रिप प्राइसिंग करते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट है, अभी वो सिर्फ 10 रुपये में ही मिल रहा है, ले लो। जब आप उसे लेने जाओगे फिर आगे बोलेंगे कि भाई डिलीवरी चार्जेस के ऊपर 250 लग रहे हैं। बकवास, कोई फ़ायदा नहीं है। और ड्रिप प्राइसिंग में दूसरा भी क्या करते हैं, टेम्पररी ड्रिप प्राइसिंग करते हैं कि कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है और आपको बताएंगे भाई सिर्फ 1 घंटे के लिए ये हम 100 रुपये में दे रहे हैं, ले लो लेना हो तो, और वो कायदे से 100 रुपये का ही होता है। फिर फॉल्स अर्जेंसी, ये जो मैंने देखा दिया कि भाई कुछ ही सीट है या फिर 100 रुपये में दे रहे हैं, 1000 रुपये वाली, फॉल्स अर्जेंसी दिखाते हैं। फिर कंफर्म शेमिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई या तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, या फिर मुझे आपको स्मार्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं चाहिए तो मना कर दो। अभी कौन बंदा होगा वो ऐसा मैसेज देख के बोलेगा कि नहीं भाई मुझे स्मार्ट अपडेट नहीं चाहिए, और होगा क्या कि आप अपडेट कर लोगे, आपका फ़ोन और स्लो हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, ऐसे दूसरा भी होता है कि भाई अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आपने क्या ही लिया, नुकसान कर रहे हो अपना। नेटफ्लिक्स की ये दूसरा करता है, जैसे नेटफ्लिक्स की आपको रजा मेंबरशिप लेनी नहीं है, बट फिर भी ऐड में क्या दिखा देंगे कि क्या बात कर रहे हो यार, आपके पास नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन मेंबरशिप नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन ले लो, इसमें हम नेटफ्लिक्स की फीस दे रहे हैं, ऐश करो। बट कायदे से वही होता है, इधर से पकड़ा उधर से आपका नुकसान ही है। तो ये सब होती है डार्क पैटर्न। और इसको किसने आइडेंटिफाई किया है, ASCI की स्टडी ने। ASCI मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने ही पता किया है कि ये कैसे कॉन्शियस पैटर्न ऑलमोस्ट हर एक डार्क पैटर्न यूज़ करते हैं। अभी इस कॉन्शियस पैटर्न वेबसाइट क्या क्या है तो ये भी आपकी कॉन्शियस जगाती है, इसका काम ही वही है। ये आपको कॉन्शियस प्रोडक्ट के बारे में डिजिटली पता करवाएगी, आपको इन्फॉर्म करवाएगी कि भाई ऐसा सब ऑनलाइन चलता है तो थोड़ा ध्यान रखिए। दैट्स इट।
ओके, शॉर्ट न्यूज़ सब अभी अब हम जाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर कर लें। सबसे पहला है एक्सियम मिशन। इसमें क्या करेंगे, जो हम गगनयान में लोग भेजने वाले हैं ना, 4 लोग हम भेजने वाले हैं, उन 4 में से 2 लोगों को शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर, नाम याद रख लीजिए, जब मिशन होगा तब ये बहुत फेमस होने वाले हैं। इन दोनों को हम एक्सियम मिशन के चलते इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक भेजेंगे बाय नासा। ठीक है, और जो स्पेसएक्स होगा उसका वो लॉन्च प्रोवाइडर होगा। बस उससे ये एक्सपीरियंस लेंगे कि अच्छा स्पेस में जाके ये वो ऐसा ऐसा होता है, दैट्स इट। फिर जब वो गगनयान में जाए तो उन्हें कुछ भी दिक्कत हो नहीं। ओके। फिर ये ग्लोबल अलायंस ऑन इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन की, ये एकदम ही बकवास न्यूज़ है, इसको कवर करना ही टाइम वेस्ट है, जाने ही दीजिए। बस यही बोला है कि कैसे हम फूड को और अच्छा कर सकते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे, बकवास। चलिए, फिर है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अभी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, इम्पीरियल ब्रू, मैन विल बी मैन, प्यार की राह में चलना सीख। वो एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली आपको दिखता क्या है, मेन का बिहेवियर या फिर गाना, बट एक्चुअली वो एडवर्टाइजमेंट है किसकी? दारू की। तो ये होता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, कि आप बेच रहे हो कोई और प्रोडक्ट, बट आप एडवर्टाइज में कोई और प्रोडक्ट ही दिखाते हो। फिर आपको जाके पता चलता है अरे भाई ये तो कुछ और ही है। जैसे एक और आता है जिसमें कोई सेलिब्रिटी है, वो स्टंट बंट करेगा और आगे आखिरी में बताएगा कि ब्लेंडर स्प्राइट ये पीजिए, एक्चुअली वो दारू है, बट उधर कहीं पे लिखा हुआ नहीं आता दारू है। ऐसे ही कंपनी का नाम वो फेमस करते हैं। तो वो है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, कि इनडायरेक्टली कोई भी कंपनी का नाम फेमस करना विदाउट उसका नाम यूज़ किए। तो इट इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट दैट कैन नॉट एडवर्टाइज ओपनली ड्यू टू लीगल रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते ना, आइए दारू पीजिए, तो वो ऐसे यूज़ करते हैं। ये कब से हम नहीं कर रहे, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का इलीगल जो है उसका हम एडवर्टाइजमेंट रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं बाय द केबल टेलीविजन नेटवर्किंग रेगुलेशन एक्ट 1995। ओके। बैंड कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि लीकर, दारू का मैंने बता दिया, टैबाकू, सिगरेट। आप कभी भी इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली नहीं देखोगे, इनडायरेक्टली ज़रूर देखोगे। आगे साथ ही साथ ये भी गाइडलाइंस है कि इन प्रोडक्ट का इवन फिल्मों में भी यूज़ हो गया ना, तो नीचे लिखा हुआ आएगा कि भाई टैबाकू और लीकर और कंजप्शन इज़ हार्मफुल फॉर और इंजीरियस फॉर हेल्थ। ये सब गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करनी पड़ती है। फिर ये बैंड हुए हैं और किसके अंतर्गत, तो प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंडोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022। ओके। ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ में क्यों था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में अभी अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला और बीसीसीआई को बोला था कि भाई ये इसको रोकिए। इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं जब, तभी ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आती है। और तब क्यों आती है, क्योंकि तब ज़्यादा देखने वाली पब्लिक कौन है, मेल। और इन सब प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले भी ज़्यादातर कौन है, मेल। इसीलिए इन दोनों को बोला कि यार आपके प्रोग्राम जब चलते हैं ना तब ज़्यादा आती है, तो इसको प्रिवेंट कीजिए आप। ओके। और मेजरली ये करते भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, अनएथिकल वर्क है बट करते हैं। फिर न्यूज़ है शिशुत्रा सोनरेंगे जेनेसिस। ये इन शॉर्ट फिश की स्पीशीज़ है जो हमें मेघालय के गारो हिल्स से मिली है। मेघालय के 3 हिल्स फेमस है, गारो, खासी एंड जयंतिया। उसमें बहुत सारी केव्स हैं और उसी एक केव्स में से हमें ये फ़िश की न्यू स्पीशी मिली है। ये जो न्यू फिश स्पीशी है वो ज़्यादातर हमें रात को एक्टिव दिखती है। रात को एक्टिव मतलब ये नॉक्टर्नल है, ठीक है। और ये स्टिल वाटर या फ्लोइंग वाटर किसी में भी रह सकती है। और वो पानी में कोई कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ भी खाने के लिए अपने जो बैरबल होते हैं, मतलब ये आप जो कुछ दिख रहे हैं ये, उसका यूज़ करती है, उसको वो खाना पकड़ने के लिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं। ये फेमस क्यों है भाई, ये तो इसकी आँखें अलग होती है, फिर ये वाइट और बेज बॉडी उसकी होती है। और काम की बात क्या है, जो गारों में ये मिली है। दूसरी जो हिल्स है जयंतिया एंड खासी, यहाँ पे जो फिश मिलती है, जहाँ पे जो स्पीशीज मिलती है वो ब्लाइंड मिलती है, अंधी। पर ये ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। मेघालय मेघालय की हिल्स है गारो, खासी, जयंतिया, उसमें से ही हमें गारो में मिली है, ठीक है। फिर दूसरा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, ये हमने देख लिया है, कल ही देखा था शायद। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन किधर से आते हैं, तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन से, फिर यूएसए से, ब्राज़ील से, चाइना से, कनाडा से। फिर इंडिया का एक्सपोर्ट्स का नंबर क्या है, तो 8th नंबर है। हमें बस यही रखना है, ऊपर कौन है जाने दो, इंडिया किधर है, तो इंडिया 8th नंबर पे आता है। 51 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि 2.24% है टोटल एक्सपोर्ट्स का, मतलब पूरे वर्ल्ड में होते हैं उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है सोवेरिन ग्रीन बॉन्ड। अभी ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, नाम अलग कर लीजिए। सोवेरिन मतलब
जो सरकारी कर रहे होंगे, ग्रीन मतलब ग्रीन जो कर रही है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड। बॉन्ड में होता क्या है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको हर साल कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिलता रहेगा, और या फिर निश्चित हर साल नहीं तो कोई डेट निश्चित होगी कि भैया अब तक कर लीजिए कि 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद आपको इसका डबल अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सरकार के ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन है नाम में ही, मतलब ये ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए है, जो भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट हो गए उसके लिए है। देख लीजिए, ग्रीन बॉन्ड्स आर यूज टू फाइनेंस और रीफाइनेंस एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बेनिफिट हो। ओके, अभी इसको न्यूज़ में क्यों डाला है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि भाई वो कोई ग्रीनियम पे करना चाहते हैं। अभी ग्रीनियम पे नहीं करना चाहते। ग्रीनियम क्या होता है कि ग्रीनियम भाई ऐसे समझ लीजिए कि जनरली कोई चीज़ मिल रही है वो 10 रुपये में मिल रही है, पर एनवायरमेंटली फ्रेंडली वो चीज़ है तो उसके लिए मैं अब 15 रुपये दे दूंगा, कोई बात नहीं, 5 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं तो लगने दो, पर एनवायरमेंटली फ्रेंडली है तो मैं दे दूंगा। तो ये होता है ग्रीनियम, कि जिसमें इन्वेस्टर ज़्यादा भी पे करने को रेडी हो जाता है क्योंकि वो चीज़ सस्टेनेबल है। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होता है ना, तो ग्रीनियम में इन्वेस्टर चला लेता है कि मुझे अगर रिटर्न भी कम मिलेगा ना तो मुझे चलेगा, पर एनवायरमेंटली फ्रेंडली है देन इट इज़ फाइन। अभी देखो, कायदे से ऐसा कोई ही इन्वेस्टर होगा जो चाहेगा कि मुझे रिटर्न कम चलेगा बट दुनिया को नुकसान ना हो, तो इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट कोई मिल नहीं रहा है। एक्चुअली डेफिनेशन देख लें तो प्राइसिंग बेनिफिट बेस्ड ऑन लॉजिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और लोअर यील्ड को एक्सेप्ट करेंगे फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट। ओके, टर्म याद रख लेना, हो सकता है आ जाए, पता नहीं, आ सकती है। इससे पहले यूपीएससी ने पूछा था 2023 में ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा दिखावा करना कि हम सस्टेनेबल हैं जबकि आप हो नहीं। ओके, फास्टैग। फास्टैग क्या है भाई, तो आपने अगर रोड से ट्रैवलिंग की हो, आपको पता चलेगा टोल गेट आता है ना, टोल गेट के यहाँ पे आपको बस 2 सेकंड अपनी कार रोकनी है, और उस 2 सेकंड के ऊपर वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ होगा, और आपके कार में एक स्टिकर होगा ऐसा सा फास्टैग, वो उस स्टिकर को स्कैन कर लेगा और उधर से आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। दैट्स इट, 2 ही सेकंड में। ये फास्टैग ऐसा ही दिखता है, एनपीसीआई ने ये बनाया हुआ है, और ये कोड होता है। उधर टोल गेट के वहाँ पे कैमरा लगा हुआ, वो कैमरा से आपका स्कैनर से स्कैन हो जाएगा तुरंत ही, और आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि टोल गेट के यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगती, आपको बस निकलना है, बस गाड़ी हल्की सी स्लो करो और वो स्कैन होके पैसा कट गया, दैट्स इट। ओके, इतना जल्दी कट कैसे जाता है, तो जो फास्टैग है वो काम करता है RFID टेक्नोलॉजी पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क। ओके, RFID दूसरा, ओके ओके ओके, ये किसका प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने बनाया था, तो NPCI ने बनाया था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बेनिफिट क्या क्या है, तो ये जो टोल कलेक्शन है उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा और कंजेशन को कम करेगा, मतलब भीड़ को कम करेगा। ओके, बोला क्या है भाई, तो अब से जो भी फास्टैग और व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो एक नंबर के साथ भी, मतलब अपने जो भी नंबर है मोबाइल नंबर उसके साथ भी आपको लिंक करवाना है, दैट्स इट। आगे की न्यूज़ है, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है इंडिया और रशिया के बीच में रिसेंटली, मैरीटाइम, जिसका नाम भी है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX। ओके, आखिरी न्यूज़ है, पिंगड़ी वेंकैया, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। साथ ही साथ ये डिज़ाइन नेशनल फ्लैग, ये एंग्लो बोयर वॉर में भी थे अफ्रीका में एज ए सोल्जर इंडियन आर्मी की तरफ से। फिर इन्होंने और भी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया है, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, और महात्मा गांधी के साथ ही हमेशा जुड़े हैं। फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी, भारत देशनिक ओका जातीय पताकम। ओके, फिर उनको टाइटल्स भी बहुत सारे मिले हैं, जैसे पट्टी कॉटन के लिए, वेंकैया और झंडा फ्लैग के लिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टुडे। और आपको यार कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो तो भी मुझे बता दीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि चलो अच्छा कर रहे हैं। और कल संडे है, मैं कोशिश करूँगा कि मंथली मैगज़ीन के आर्टिकल लेके आऊँ और विद इन 5 डेज़ उसको भी हम ख़त्म कर लें। ओके, सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।